हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BZYET 143 इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर बोर्ड डिसीज़ का एक जो असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। देखिए, अगर आप इग्नू से बीएससी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट कोड के ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मैंने ना एक लिस्ट भी प्रिपेयर करी हुई है कि इस चैनल पे मैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कोड के क्वेश्चन पेपर्स डालूंगी। अगर उसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस कोई सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इग्नू से बीए कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीए, बीकॉम और इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपकी मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इंसेक्ट हाईली सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। जैसे आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब इतनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल की लाइफ नहीं होती, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, मास में ये अवेलेबल होते हैं, तो हमें लगता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनका ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है या इनका क्या ऐसा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। तो जीव जंतुओं की बात करी गई है, तो आप देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप क्या क्या पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बट हाँ, ये आंसर को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो वेटेज आती है क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंग इतने कम पॉइंट्स से आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इन पॉइंट्स को ऐड करके इनको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे आप इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं ना, वो पजेस करते हैं कुछ अमेजिंग उनकी डाइवर्सिटी होती है, कुछ विविधताएं उनमें पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, फॉर्म और बिहेवियर। मतलब अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग फॉर्म होती है और उनका बिहेवियर, अडेप्टेशन जो होती है वो इनकी अलग अलग होती है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्टिव शेल होता है और उनका एक्सोस्केलेटन होता है, एक बाहरी कंकाल तंत्र होता है। जैसे ह्यूमंस में अंदर होता है, ऐसे ही इनके अंदर बाहर की साइड भी एक स्केलेटन होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कभी केंचुए को चलते हुए देखा हो या ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा कि जो ना ऊपर से काफ़ी नीचे तक भी गिर जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्केलेटन बाहर की साइड होने से, कंकाल तंत्र बाहर की साइड होने से इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है और इनको मूव करने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज़, ये बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और इनमें से बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इस वजह से भी इनकी जो स्पीशीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। अब इनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें विंग्स होते हैं, इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, इनमें अडेप्टेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब ये वातावरण, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली ढल जाते हैं और एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनकी अडेप्टेशन जो होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। प्लस में ऑलमोस्ट हर चीज़ें खा लेते हैं, कुछ भी ये खा सकते हैं। तो जब ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि खाना इनको बहुत कुछ मिलता है, इनकी वैरायटी जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इस वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा इनमें जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जब इनमें प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ह्यूमंस में या जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें 1 या 2 यंग वंस को बर्थ देते हैं, यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है। ये भी एक वजह होती है। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट द इकोलॉजिकल फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कालाजार। अब देखिए, इसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको बताने हैं जो इसके फेवरेबल में मतलब इसके ट्रांसमिशन में, जो ये कालाजार, ब्लैक फीवर जो है ना, इसको फैलाने में हेल्प करते हैं। वैसे ही नुकसानदायक, लेकिन इसके ट्रांसमिशन के कुछ इकोलॉजिकल फेवर्स आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ आपको सिम्टम्स मैंने दे रखे हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, बुखार है तो होगा ही, ब्लैक फीवर है चाहे कैसा भी फीवर है, मतलब कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेट लॉस होने लग जाता है, मतलब आपका शरीर जो है ना एकदम से गिरने लग जाएगा, आपको बहुत ही थकान होने लग जाएगी और ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, मतलब एनीमिया की शिकायत भी आपको होने लग जाती है। इसके साथ साथ में अगर ऑर्गन्स की बात करें तो आपका जो लिवर होता है और जो स्प्लीन, जिसको तिल्हा कहते हैं, इन दोनों में स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं।
ये जो सिम्टम्स है लिवर या स्प्लीन में स्वेलिंग आती है, इससे पेन तो होगा लेकिन आपको ये बाहर से नहीं पता चलता है। दूसरा, ये जो सिम्टम्स है ना, जैसे आपको फीवर होना, वेट लॉस होना, और ये आपको बाहर से देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, काला ज़र को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, जो लीशमैनिया परजीवी होता है इसके संक्रमण से होने वाला ये रोग है। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि जो काला ज़र है, ब्लैक फीवर है, वो किससे हो रहा है, किस परजीवी से होता है। तो आपको नाम याद रखना है बच्चा, इसमें लीशमैनिया जो परजीवी है इसके संक्रमण से होने वाला ये रोग है। इसके बाद में आप कुछ और पॉइंट्स इसमें लिखेंगे कि जैसे ये मक्खी या जो सैंड फ्लाई होते हैं उसके काटने से ये फैलता है। मतलब कि अगर किसी इंसान को, किसी जीव जंतु को अगर ये रोग है तो उसे अगर किसी मक्खी ने काटा और वो मक्खी किसी दूसरे को काट ले, या वो मक्खी उसके खाने पे बैठ जाए, जूठे पे, लार्वा पे, तो दूसरे लोगों में मक्खी के थ्रू ये जो रोग है ये स्प्रेड हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन मक्खी में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन सी वाली मक्खी आपको याद रखनी है? सो वो है फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइप्स। इस मक्खी का याद रखिएगा। जैसे डेंगू के टाइम पे आपको एडीज इजिप्टी मच्छर का याद रखना होता है ना, तो ऐसे इस मक्खी का नाम याद रखेंगे। अब कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जो रेन वाटर है, या फिर प्रेजेंस हो गया क्या ट्री की, या फिर जैसे अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में चेंजेस आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जंगलों की कटाई लोग करते हुए जा रहे हैं। कुछ ह्यूमन इंकर्जन्स है, जैसे फॉरेस्टेड एरियाज़ है, जंगलों में ह्यूमन का जो है ना आना जाना बहुत बढ़ रहा है। हमारी जो हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से काला ज़र जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब 2-3 टर्म्स आपको दे रखे हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और शॉर्ट नोट का मतलब ये हो गया कि ये आपको कम पॉइंट्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हाउस फ्लाइज की बात करी गई है, जो घर में मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। क्वेश्चन पहला ये कहता है कि क्या क्या ट्रैप्स, क्या क्या जाल आप यूज़ कर सकते हैं हाउस फ्लाइज की कंट्रोलिंग के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़, प्लेसिंग स्टिकी ट्रैप्स एंड यूवी लाइट ट्रैप्स। आप क्या कर सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगा सकते हैं, यूवी लाइट ट्रैप्स को लगा सकते हैं। स्टिकी ट्रैप्स का मतलब जो मक्खियों के पैर होते हैं वो उसके ऊपर स्टिक कर जाएं, वो उसमें फंस जाएं, वो फ्लाई ना कर पाएँ। यूवी लाइट मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट ट्रैप्स का हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ रैकेट भी आता है जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, चार्ज करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो मक्खियों को जला देते हैं। तो हाउस फ्लाई या जो मच्छर होते हैं उनको इससे काफ़ी हद तक स्टॉप किया जा सकता है। अब इनको स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो घर की जो मक्खियाँ होती हैं, इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड करती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, डायसेंट्री हो गया। तो ऐसी बीमारियाँ मक्खियों की वजह से हो जाती हैं। ये गंदे खाने पे बैठती हैं, बाहर गंदगी पे बैठती हैं, और उसके बाद में आपके घर के खाने पे बैठती हैं, और फिर उस खाने को आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मक्खियों से बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में फैल जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ आप और तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है बेट ट्रैप्स, जो कि मिक्सचर किया आपने, शुगर और वाटर, चीनी और पानी को मिक्स करके आपने जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके घर पे मक्खियाँ आ रही हैं वहाँ पे इनको रख देते हैं। इसमें मक्खियों के पैर जो होते हैं वो फंस जाते हैं, या जो मक्खियाँ हैं ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल, जहाँ पे आप मक्खियों को फिजिकली रूप में आप मक्खियों को फंसा लेते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, और रखना भी उनको थोड़ा सेफ्टी उनकी ज़्यादा हमें देखनी पड़ती है, लेकिन मक्खियों को पकड़ने में और उनको मारने में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं टू बाय और कीप अप। रखना और इनको ख़रीदना दोनों ही एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये गुड जॉब होते हैं कैचिंग और किलिंग फ्लाइज। मतलब कि मक्खियों को पकड़ने और मारने में ये एक गुड जॉब क्रिएट करते, गुड रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो होती है, जो मक्खी अभी ऊपर मैंने आपको बताई, इसकी यहाँ पे ट्रैप क्या क्या यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि क्या केमिकल्स का यूज़ किया जा सकता है हाउस फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मार्केट में स्प्रे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ स्प्रे आप घर पर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए होममेड रेसिपी लिखी है कि आप जो फ्लाइज़ हैं उनको मारने के लिए होममेड स्प्रे कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक मिक्सचर ले सकते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर, हाफ कप ऑफ आइसोप्रिल एल्कोहल और एंड टीस्पून ऑफ डिश लिक्विड। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्रे बॉटल में फिक्स कर सकते हैं और फिर आप उसको एज अ स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैट्स हो गए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आप ये मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो अडल्ट फ्लाइज होती हैं उनको हम पकड़ सकते हैं और इवन मार भी सकते हैं। लार्विसाइड की मतलब
आप ना जो लार्वा है वहीं पे आप इन चीज़ों का यूज़ करें कि जो आगे और मक्खी ग्रो ही ना कर पाएँ। जैसे जो एग दे दिए जाते हैं, अगर आप उसको ही वहीं पे ही ख़त्म कर देंगे तो मक्खी ग्रो ही नहीं कर पाएँगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास रेज़िडुअल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आप हाउस फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ आप इनके ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ केमिकल कंट्रोल्स हैं हाउस फ्लाई को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए कुछ आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। आप कर लीजिएगा, नहीं आपको समझ में आए तो कुछ हिंट के थ्रू मैं हेल्प कर दूंगी, जैसे अभी मैंने आपकी हेल्प करी है। लाइक एक क्वेश्चन है, मोस्ट मलेरिया डेथ्स अकर्स इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, सिटी वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया से डेथ हो जाती है, क्योंकि देखिए हम बहुत पास पास घरों में रहते हैं, बहुत ही कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं। दूसरा, पानी वगैरह की स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक ही जगह पे जो मच्छर ग्रो कर रहे हैं या मक्खियाँ ग्रो कर रही हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे लोगों की लाइफ पे इफेक्ट डालती हैं। हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है कई बार, तो उस वजह से भी जो मलेरिया डेथ है ना वो अर्बन एरियाज़ में हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया कैन लेड टू द प्री मेच्योर बेबी डिलीवरी। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उनको उस टाइम पे मलेरिया हो जाए तो प्री मेच्योर बेबी डिलीवरी हो जाती है। तो इसके लिए आपको बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कई बार सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है तो डॉक्टर्स को तब प्री मेच्योर डिलीवरी भी करवानी पड़ जाती है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन डेंगू जो है ना या फिर जो मलेरिया है, ऐसी जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती हैं ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, लाइफ थ्रेट डिजीज़ होती हैं, तो इस वजह से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। तो इसके बोन और बेन जो एडवांटेजेस या जो नुकसान है, ज़्यादातर आपको नुकसान ही देखने को मिलेंगे, तो वो वहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी डायग्राम आ सकता है, कोई भी साइकिल ड्रॉ करनी आ सकती है। अगर आपको अपना एकेडमिक्स का ध्यान हो, 9th-10th स्टैंडर्ड का अगर आपको ध्यान हो, तो वहाँ पे ना आपके कुछ डायग्राम्स आते थे, वैसे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ साइकिल्स हैं इसमें, लाइक जैसे आपको पता होनी चाहिए लाइफ साइकिल ऑफ एडीज मॉस्किटो। अब इससे डेंगू होता है। अब जैसे ना कई बार आपका क्वेश्चन आ जाए, अभी लाइक आपको मैंने नीचे क्वेश्चन दे रखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट नोट ऑन डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो अगर ये तो शॉर्ट नोट है, अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाए तो आप ऐसे साइकिल्स अगर आपको आती होंगी ड्रॉ करनी, थोड़ा सा डायग्राम बना पाएंगे तो आपके लिए ना और अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो आपको करनी है। एक तो एडिस मस्कीटो की लाइफ साइकिल करनी है, डेंगू ट्रांसमिशन साइकिल करनी है आपको, और जीका ट्रांसमिशन साइकिल करनी है। तीनों साइकिल जो हैं आपके ऐसे शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यही है कि आपको ना डेंगू प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। वैसे ना इसमें अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आपकी डे टू डे लाइफ की नॉलेज भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, बट हाँ कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका आंसर बहुत डेकोरेटिव लगेगा और बाकी का आप अपनी नॉलेज भी इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेंगू आप सबको पता है, आपके आसपास में भी, इवन आपकी फैमिली में भी कभी ना कभी किसी को हुआ होगा, उसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि ये किससे हो रहा है, उस मस्कीटो का नाम नहीं पता हो। इस अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़े जो वर्ड्स हैं ना उसको ऐड कर लीजिएगा जिसका आपको आइडिया ना हो। जैसे यहाँ पे डेंगू जो है ना एक मस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि फैलती है, और डेंगू वायरस जो है ना वो ट्रांसमिट किया जाता है किसके थ्रू, जो फीमेल मस्कीटो है। फीमेल मस्कीटो का नाम भी आपको पता होना चाहिए, एडिस एजिप्टी। तो यहाँ पे जो ऊपर लाइफ साइकिल है वो इस आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा रफ सा डायग्राम आपने बना दिया कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ की। इसके अलावा ये जो मस्कीटो है ना ये डे नाइट दोनों टाइम पे बाइट होता है ना ड्यूरिंग, वो ज़्यादातर डे टाइम में होता है, नाइट में इतना कम रह जाता है। मतलब डेंगू के जो केसेस होते हैं, डेंगू बाइटिंग जो होती है वो डे टाइम में होती है, चाहे आप घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है। और आपने सुना होगा जब ये डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है उस टाइम पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आती थी कि लाइक आपको पानी स्टोर नहीं होने देना है, पानी जहाँ पे भी आपको ठहरा हुआ पानी दिखे उसको फेंक दीजिए, उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो इस वजह से आप ध्यान रख सकते हैं। इवन जो आपका अर्ली इवनिंग का टाइम होता है उस टाइम पे डोर क्लोज रखने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर ज़्यादातर बाहर पनपते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इसमें कुछ प्रिवेंशंस है, जैसे आप अपनी लॉन्ग स्लीव्स या लॉन्ग पैंट शर्ट्स पहन सकते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से कवर हो जब आप बाहर जा रहे हो। और इसके अलावा आप मस्कीटो रिपेलेंट्स ट्रैप्स या नेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मस्कीटो की क्रीम्स आती हैं कि मस्कीटो आपको बाइट नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे ट्रैप्स नेट आते हैं, नेट लगा के, जालियाँ जिसको कहते हैं, वो लगा के आप सो सकते हैं जिससे कि आपको मस्कीटो बाइट ना करें। इसके अलावा जितने भी आपके घर के दरवाजे विंडो है उनको क्लोज रखें, स्पेशली जब आपका अर्ली इवनिंग का टाइम होता है जिसमें आप डेंगू मस्कीटो की एंट्री को अवॉइड कर।
इसके अलावा ये लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आसपास की जगह जो है उसको साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। पानी को बिल्कुल ठहरने नहीं देना है, रुके हुए पानी को फेंक देना है, क्योंकि इससे ही ये जो बीमारी है ये ज़्यादा फैलती है। तो देखिए इस सब्जेक्ट में ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। और बाकी ये जो टॉपिक है ना, ये सब्जेक्ट जो है आपका मुझे ज़्यादा टफ़ नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें आपकी बेसिक नॉलेज भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम में। अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज़ों को नोटिस करते हैं, समझते हैं, किसी चीज़ के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप उससे उसके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं, उसके कंट्रोल क्या हो सकते हैं, तो यही सब चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर, आई मीन इस सब्जेक्ट कोड के अंदर देखने को मिलेंगी। वेल आपके ना और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसके, साइंस के, बीएससी के, वो सारे सब्जेक्ट्स में मैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन आपको मुझे कमेंट करना है कि आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का पहले है, सब्जेक्ट कोड, और आप अपना एग्ज़ाम डेट और टाइम मेंशन कर दीजिएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में। उस अकॉर्डिंग मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।